पूरे 56 साल बाद इंसानों के पास फिर से मौका आया है चांद पर वापस जाने का। लेकिन इस बार हम वहां पर सिर्फ सैंपल कलेक्ट करके और झंडा लगाकर वापस नहीं आएंगे, बल्कि इस बार हम मून पर एक परमानेंट बेस बनाने वाले हैं, एक स्मॉल सिटी जहां पर एस्ट्रोनॉट आराम से रह सकते हैं, अपनी रिसर्च और अपना काम वहीं पर कर सकते हैं, जैसे कि इस वक्त एस्ट्रोनॉट ISS पर करते हैं। अभी हमारे साइंटिस्ट 100% श्योर नहीं है कि मून बेस कैसा होगा, लेकिन उनके पास कुछ इनक्रेडिबल सॉल्यूशंस हैं मून बेस को लेकर, और ये सॉल्यूशंस काफी फ्यूचरिस्टिक और प्रैक्टिकल हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एस्ट्रोनॉट कैसे मून पर बेस बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं स्पेस रेस हिंदी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मून हमसे कितनी दूर है। अंदाजे के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है और मून हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से काफी ज्यादा दूर। ये इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि अर्थ और मून के बीच में हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स आराम से आ सकते हैं। तो अब हमारे पास एक क्लियर आइडिया है कि मून हमसे कितनी दूर है। अब क्योंकि हम मून पर एक स्मॉल सिटी बनाने जा रहे हैं, तो हमें बहुत सारा कार्गो भी अपने साथ ले जाना होगा, और जितना ज्यादा कार्गो मतलब कि उतना ही बड़ा और पावरफुल रॉकेट। इस काम को करने के लिए स्टारशिप रॉकेट को चुना गया है। ये अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है जो कि SpaceX बना रही है। ये अपने साथ बहुत सारा कार्गो एक साथ ले जा सकता है, तो इस काम के लिए स्टारशिप एकदम परफेक्ट चॉइस है। तो अब बात करते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स मून पर बेस कहाँ बनाएंगे। इससे पहले इंसान 6 बार और मून पर लैंड कर चुका है अपोलो मिशंस के दौरान। ये सभी लोकेशंस मून की फ्रंट साइड पर थी, जहां पर लैंड करना थोड़ा आसान था। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स मैक्सिमम 3 से 4 दिन तक रुके, अपनी रिसर्च करी और फिर अर्थ पर वापस लौट गए। लेकिन इस बार एस्ट्रोनॉट्स मून पर परमानेंट बेस बनाएंगे, वो भी मून के लूनर साउथ पोल पर। इस लोकेशन पे हमें बड़े बड़े क्रेटर्स, माउंटेन रेंजेस और मून के एंशियंट वोल्केनोस देखने को मिलेंगे। इसमें से काफी ज्यादा जगहों पर लाखों सालों से सनलाइट नहीं पड़ी है, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाटर आइस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नासा ने ये 13 लोकेशंस चुनी है मून पर बेस बनाने के लिए। ये लोकेशन साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरीज के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मून बेस बनाना उतना ही मुश्किल भी है। अर्थ से इतनी दूर गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मून बेस बनाने की शुरुआत होगी एक सॉलिड सरफेस से, जैसे कि लैंडिंग पैड्स, रोड्स एसेट्रा, क्योंकि मून पर डस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मून की सरफेस पर बहुत हल्की और बारीक डस्ट मौजूद है, जो कि कांच के छोटे टुकड़ों की तरह काफी शार्प भी है। अपोलो मिशंस के दौरान जब एस्ट्रोनॉट मून पर लैंड हुए थे, तो उनके सूट की आउटर लेयर और हेलमेट के जो ग्लास था उस पर स्क्रैचेस पड़ गए थे, और जो उनके इंस्ट्रूमेंट और व्हीकल थे वो थोड़े ही टाइम में खराब होने लग गए थे, क्योंकि ये बारीक डस्ट उनके इंस्ट्रूमेंट में घुसकर उन्हें बेकार कर देती थी। और नासा की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये डस्ट ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफी डेंजरस है। तो इसीलिए इस डस्ट से बचने के लिए सबसे पहले हमें मून पर सॉलिड सरफेस बनानी होगी, ताकि जब रॉकेट वहां पर लैंड हो तब ये डस्ट नहीं उड़े। साइंटिस्ट के पास अभी 2 सॉल्यूशन है मून पर सॉलिड सरफेस बनाने के लिए। पहला, रोबोट की हेल्प से ब्रिक्स बनाई जाए। ये एक्सपेरिमेंट चाइना काफी टाइम से कर रहा है और इस चीज में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। मून डस्ट से ब्रिक्स बनाई जा सकती हैं। अब ये ब्रिक्स बनाने का काम रोबोट्स को दिया गया है। रोबोट्स मून की सरफेस पर ये ब्रिक्स बनाएंगे और उन सबको जोड़कर एक सॉलिड सरफेस बनाई जाएगी, जिसके ऊपर रॉकेट्स लैंड कर सकते हैं और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। दूसरा सॉल्यूशन है मून की सरफेस को मेल्ट करके उसे ग्लास में बदल देना। यूरोपियन स्पेस एजेंसी काफी टाइम से इस चीज पर काम कर रही है और उन्होंने मून डस्ट को ग्लास में कन्वर्ट भी किया है। लेकिन मून पर यह काम करने के लिए हमें बहुत बड़ी और पावरफुल लेजर्स चाहिए होंगी। अब ये दोनों ही सॉल्यूशंस काफी स्लो हैं, लेकिन अभी हमारे पास यही सॉल्यूशंस है। चलिए अब बात करते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स मून पर ट्रैवल कैसे करेंगे। मून पर एक हैवी स्पेस सूट पहनकर चलना काफी मुश्किल है, और इस स्पेस सूट को पहनकर एस्ट्रोनॉट्स ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें एक व्हीकल चाहिए होगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जापान। जापान टोयोटा की हेल्प से एक ऐसा प्रेशराइज्ड रोवर बना रहा है जो कि मून की सरफेस पर बिना किसी प्रॉब्लम के चल सकता है। इस व्हीकल के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट पहनने की जरूरत नहीं है। ये रोवर हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलेगा, जो कि इसे काफी लंबे टाइम तक पावर दे सकता है। इसमें 2 लोग लगभग 30 दिन के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इस रोवर में खाने पीने रहने ऐसी सारी बेसिक फैसिलिटीज मौजूद होंगी, जैसे कि एक आरवी में होता है।
अब हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है और ट्रैवल करने के लिए एक व्हीकल भी है। अब हम बात करते हैं कि एस्ट्रोनॉट रहेंगे कहाँ पर। हम ये बात जानते हैं कि मून पर बेस रातों रात तैयार नहीं होगा, इसीलिए हमें छोटी शुरुआत करनी होगी। इसी के लिए नासा ने एक छोटा लूनर हाउस तैयार कर लिया है। वो इसे कहते हैं फाउंडेशन सर्विस हैबिटेट। ये हैबिटेट 3 लेवल्स में डिवाइड होगा। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स 1 महीने के लिए रह सकते हैं। इसका लेवल 1 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। इसके पहले सेक्शन में एस्ट्रोनॉट अपने ईवीए सूट्स पहनकर मून की सरफेस पर आया जा सकते हैं और दूसरे सेक्शन में होगा साइंस स्टेशन, जहां पर एस्ट्रोनॉट अपने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कर पाएंगे। लेवल 2 पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए वॉशरूम और एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स होंगे। उसी के साथ वहां पर एक बायोलॉजी लैब भी होगी, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स वहां पर प्लांट्स पे स्टडी कर पाएंगे और अपनी बॉडी पर भी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे कि उनकी बॉडी मून पर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। लेवल 3 बनाया गया है एस्ट्रोनॉट्स को रेस्ट करने के लिए। यहाँ पर बेड्स, किचन, मेडिकल एरिया और कंप्यूटर लैब मौजूद है। नासा ने ये छोटा लूनर हाउस बहुत ही सोच समझकर बनाया है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट 30 दिन के लिए आराम से मून पर रह सकते हैं। ये सेटअप कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे मून बेस को एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा मून बेस होगा उतने ही ज़्यादा एस्ट्रोनॉट वहाँ पर सेफ रहेंगे। स्पेसएक्स के पास भी एक सॉल्यूशन है मून बेस डेवलप करने के लिए। स्पेसएक्स का मानना है कि इसी स्टारशिप रॉकेट को मून बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये रॉकेट बहुत बड़ा है। अंदाजे के लिए जितना एरिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर है, उससे ज़्यादा एरिया एक स्टारशिप रॉकेट में है। तो अगर इस रॉकेट को एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके तो ये आइडिया बुरा तो नहीं है। हमें बस कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होंगी। इस रॉकेट को मून पर सेफली फ्लैट करना होगा और आपके पास एक काफ़ी बड़ा एरिया रेडी है। इसके बाद रॉकेट को लगभग 3 मीटर मून डस्ट से ढका जाएगा, ताकि रेडिएशन और स्मॉल मीटियोरॉइड से बचा जा सके। रेडिएशन और मीटियोरॉइड्स मून पर एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। मून पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज़्यादा रेडिएशन है। अगर एस्ट्रोनॉट इस रेडिएशन में काफ़ी टाइम तक रहे तो उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो रेडिएशन से बचना तो काफ़ी ज़रूरी है। और मून पर लगभग हर दिन हज़ारों एक छोटी बॉल जितने मीटियोरॉइड्स गिरते हैं, तो उन मीटियोरॉइड से भी बचना काफ़ी ज़रूरी है। अब एस्ट्रोनॉट्स के पास मून पर रहने के लिए एक जगह है, सॉलिड सरफेस है और घूमने के लिए प्रेशराइज्ड रोवर भी है। लेकिन अभी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है, वो है पावर। अब आप सोच रहे होंगे मून पर हम सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मून पर डे नाइट साइकिल काफ़ी अलग है अर्थ के कंपैरिजन में। वहाँ पर 2 हफ्ते दिन रहता है और 2 हफ्ते रात। और सोलर पैनल्स इतनी पावर जनरेट नहीं कर सकते कि एक स्मॉल सिटी को पावर दे पाए। तो इसका सॉल्यूशन है न्यूक्लियर एनर्जी। अगर हमें पूरे बेस को पावर देनी है तो हमें एक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत होगी। लेकिन छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स का भी काफ़ी ज़्यादा वेट होता है और उन्हें स्पेस में ले जाना काफ़ी मुश्किल है। यहीं पर एंट्री होती है रोल्स रॉयस की। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन रोल्स रॉयस न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाता है जो कि सबमरीन में यूज़ होते हैं। और वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स इतने केपेबल होते हैं कि कई महीनों तक सबमरीन को पावर दे सकते हैं। तो अगर हम ऐसे रिएक्टर्स का यूज़ करें मून पर, तो हम अपने पूरे बेस को पावर दे सकते हैं। और लीजिए, आपका मून बेस रेडी है। तो नासा का मून बेस बनाने का आइडिया आपको कैसा लगा है, मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये है वीडियो का अंत और मैं आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में।